जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग शिक्षण की प्रविधियों पर चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि खेल या गतिविधि आधारित प्रविधि। और आज जिस प्रविधि पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है समूह या सामूहिक चर्चा प्रविधि। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर समझते हैं कि ये समूह या सामूहिक परिचर्चा विधि क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि किसी भी पाठ्य वस्तु के जो समस्याएं हैं या जो कठिनाइयां हैं, जो तथ्य हैं, उसको जब समूह के द्वारा गहराई पूर्वक हम अध्ययन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं या बात करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समूह परिचर्चा या चर्चा प्रविधि के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम या किसी भी चर्चा करने के लिए शिक्षक विद को या विद्वान को जब बुलाते हैं, तो वो समस्या उनके सामने रखी जाती है और उस समस्या पर जो शिक्षक विद होते हैं वो गहराई से उसको या स्पष्टतम रूप से, सरलतम रूप से श्रोतागण के सामने उस बात को रखते हैं। और जब रखते हैं तो श्रोतागण उसको समझ स्वतंत्र होते हैं, वो किसी निश्चित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए श्रोतागण, तो उसको उसमें भी वो विचार विमर्श करते हैं। और बहुत सारे श्रोतागण तो उसमें प्रश्न भी पूछते हैं। ये स्वतंत्रता उनको दी जाती है ताकि जो शिक्षक विद हैं, जो विद्वान हैं, उनसे कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछ करके आप अपनी समस्या का समाधान कर लें। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? समूह या सामूहिक चर्चा प्रविधि के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि किसी विषय वस्तु, समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने की सामूहिक प्रक्रिया को परिचर्चा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक बात, क्योंकि विषय वस्तु से संबंधित जो भी समस्या है या किसी विषय पर जब हम गहराई पूर्वक सामूहिक प्रक्रिया अपनाते हैं, समूह के रूप में जब हम चर्चा करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? परिचर्चा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, एक ही शिक्षक से एक ही विषय पर सभी प्रकरणों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करना ठीक नहीं है कि एक ही शिक्षक हर एक विषय के बारे में या हर एक प्रकरण के बारे में वो जानता हो। ये अगर कल्पना करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिथ्या साबित होती है। जरूरी नहीं है कि वो टीचर हर एक प्रकरण पे जानकारी रखता हो। ठीक है, अतः प्रकरण के अनुसार विशेषज्ञों को आमंत्रित कर परिचर्चा करके नवीन तथ्यों को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सामूहिक चर्चा बहुत उपयोगी होती है। तो ऐसे कुछ प्रकरण होते हैं जो कि वर्तमान में बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही प्रचलित मुद्दे हैं जो हर कोई जानता नहीं है इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वर्तमान में वो समस्या लोगों के लिए बनी हुई है, छात्रों के लिए बनी हुई है। तो उसको हम बाहर से कुछ ऐसे शिक्षकविद, ऐसे विद्वान को आमंत्रित करते हैं, वो आ करके उस विषय पर चर्चा के माध्यम से लोगों को उसके बारे में अवगत कराते हैं। इसी को हम किस रूप से जानते हैं? परिचर्चा के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। तो उनको जब आमंत्रित किया जाता है तो परिचर्चा करके उन नवीन तथ्यों की जानकारी बच्चों को देता है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। इसी को हम किस रूप में जानते हैं? इसको सामूहिक चर्चा बोलते हैं। और ये बहुत ही उपयोगी है आज वर्तमान समय में, ताकि हर एक लोगों की विचारधारा समझी जाए, जानी जाए, जिससे वो विद्वान आएंगे और आपके सामने रखेंगे। एक और अर्थ समझ लेते हैं इस चर्चा का। तो यहाँ पर बताया गया है कि चर्चा विधि में शिक्षण का कार्य विशेषज्ञों के समूह द्वारा आपसी चर्चा के माध्यम से किया जाता है। इसमें चर्चा कराए जाने का नेतृत्व एक समूह के हाथ में होता है। ठीक बात, क्योंकि देखिए, जब चर्चा विधि में जब शिक्षण कार्य होता है
तो आप देखेंगे कि उसको उस विषय से संबंधित विद्वानों को बुलाया जाता है, क्या करने के लिए? आपसी चर्चा करने के लिए। और आपसी चर्चा के माध्यम से ही वो जब निष्कर्ष, वहाँ देखिए एक चीज़ और समझिएगा कि ये आपसी जो चर्चा होता है किसी निष्कर्ष तक हम नहीं पहुँचते हैं, लेकिन जो श्रोतागण हैं वो स्वतंत्र हैं, वो एक निश्चित कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि निष्कर्ष तक पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो समूह में चर्चा करते हैं इन्हीं के हाथों में नेतृत्व दे दिया जाता है और ये चर्चा करते हैं। और चर्चा ऐसा होना चाहिए जो श्रोतागण को सुनने में भी अच्छा लगे और उनकी जो नवीन नवीन चीज़ें जानने की जिज्ञासा है उसको भी पूरा किया जा सके। इसलिए सामूहिक जो परिचर्चा होती है, चर्चा होती है, वो प्यारे बच्चों कराई जाती है। इतनी बात सबको समझ में आया? अब देखिए जो श्रवण करता है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये स्वतंत्र होते हैं किसी भी निर्णय तक पहुँचने का, लेकिन यहाँ जो समूह या सामूहिक प्रक्रिया में जितने लोग भाग ले रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो किसी, जब भी तथ्य की बात करते हैं तो वो किसी निर्णय तक नहीं पहुँचते हैं। ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो अब प्यारे बच्चों उसके पश्चात हम लोग फटाफट इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या परिभाषाएं सामूहिक परिचर्चा की या चर्चा प्रविधि की हैं। तो जो सबसे पहले परिभाषा राइट महोदय ने दिया हुआ है वो लेते हैं। तो यहाँ पर राइट महोदय ने कहा है कि चर्चा विचार विमर्श की आधुनिक विधि है। क्या है? चर्चा जो है विचार विमर्श की बहुत ही आधुनिक विधि है, जिसमें चर्चा का नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है। तो जब विचार विमर्श किया जाएगा तो पूरा का पूरा जो नियंत्रण होता है वो जो समूह में चर्चा करने वाले होते हैं उन्हीं का होता है, और वहीं अपने बातों के माध्यम से लोगों को उस टॉपिक के बारे में अवगत कराते हैं। ये राइट महोदय कहते हैं। ली के अनुसार परिभाषा है शैक्षिक समूह क्रिया है इसमें छात्र सहयोग पूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते हैं। समूह क्या है? क्योंकि हम समूह में ही करते हैं, तो समूह एक क्रिया है जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करके परिचर्चा करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समूह परिचर्चा के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें। देखते हैं प्यारे बच्चों उसके पश्चात सामूहिक परिचर्चा प्रविधि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों पहली जो विशेषता है वो ये है कि किसी प्रकरण एवं समस्या के विभिन्न पक्षों का व्यापक रूप से चर्चा किया जाता है। तो जो भी प्रकरण है, मतलब टॉपिक दिया गया है, या फिर कह सकते हैं उसको समस्या के रूप में भी लेते हैं। हमने पहले ही बताया कि समाज में जो भी ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे दहेज हो गया, आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया ना, या फिर कह सकते हैं कि पर्यावरण में आजकल देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, तो उस टॉपिक, क्योंकि हर एक टीचर इसको सामान्यतः नहीं प्रदर्शित कर पाता है, तो ऐसे टॉपिकों को जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाता है। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, उस पर चर्चा कराते हैं ना। तो विभिन्न पक्षों पर व्यापक रूप से बोध होता है, ये विशेषता है इसकी। ठीक है, श्रोतागणों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, इसमें हमने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि जो भी सुनने वाले होते हैं वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही बोला जा रहा है, इसमें क्या कमियां हैं, वो निर्णय तथा वक्ताओं को प्रकरण संबंधी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है, कि जिसमें जो भी वक्ता है वो स्वतंत्र रूप से अपनी जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति बच्चों के सामने या फिर श्रोतागणों के सामने रखें। वो ये भी विशेषता है इसकी। समायोजन तथा सहयोग की भावनाओं का विकास किया जाता है यहाँ पर। अब देखिए ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो क्योंकि क्षमताएं विकसित हो रही हैं, बच्चों की क्राइटेरिया भी बढ़ रही हैं ना, तो समायोजन तथा सहयोग की भी भावना का विकास होता है जब आप उसके बारे में जानते हैं तो। ठीक, मूल्यांकन तथा संश्लेषण की क्षमताओं का भी विकास किया जाता है। अब जो श्रोतागण होंगे जब विविध प्रकार के विचार सुनेंगे, लोगों के विचार वो सुन रहे हैं, तो दोनों पक्षों को सुनते हैं,
तो उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, इसका भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन वो कर लेते हैं। ठीक है। और जब संश्लेषण करते हैं तो संश्लेषण में देखोगे कि छोटे छोटे चीज़ों को भी वो समझते हैं और उसको लास्ट में जाकर के व्यापक रूप से उस जो प्रकरण या समस्याएं हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें संश्लेषण की क्षमताओं का भी विकास होता है। समस्या या प्रकरण संबंधी दोनों प्रकार के विरोधी तथा पक्षीय विचारों को सुनने तथा जानने का अवसर मिलता है। तो श्रोतागण जो होते हैं उनको, जो भाई उसके पक्ष और विपक्ष में बैठा हुआ है, जो अपने अपने विचार दोनों लोग दे रहे हैं, उनको सुनने का कहीं ना कहीं अवसर मिलता है। जैसे एक मैं बात कहूँ, अगर उदाहरण के माध्यम से बताऊँ आप लोगों को, तो देखे होंगे टीवी में ना किसी मुद्दे पर वो डिबेट कराते हैं, या कह सकते हैं ये डिस्कशन करवाते हैं ग्रुप में, तो जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाते हैं, नेताओं को या ऐसे समाज का जो कार्यकर्ता होते हैं उनको बुलाते हैं और उस पर कहीं ना कहीं ये डिस्कशन करवाया जाता है। तो जो श्रोतागण होते हैं वो ध्यानपूर्वक उसको उन जो पक्ष होते हैं, जो विपक्ष होते हैं, उनके बातों को सुनते हैं और बीच बीच में जो उनको निर्णय लेना रहता है वो भी लेते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रश्न भी करने का अवसर दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके पश्चात आप देखिए नेक्स्ट है, उच्च कक्षाओं में विशिष्ट प्रकरणों तथा समस्याओं के संबंध में व्यापक जानकारी दी जाती है। तो अगर आप देखेंगे जो उच्च कक्षाएं होंगी, जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, आपका एमए हो गया, एमएससी हो गया, बीएड हो गया, एमएड हो गया या पीएचडी हो गया, तो ऐसे कक्षाओं में आप देखेंगे तो विषय के विशेषज्ञ या प्रोफेसर आप देखे होंगे कि बुलाए जाते हैं तमाम यूनिवर्सिटियों से और उस पर चर्चा करवाई जाती है और जो बच्चे होते हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो वो व्यापक स्तर पे कहीं ना कहीं उसकी जानकारी दी जाती है उनको। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा। वो प्रोफेसर काफ़ी अच्छी जानकारी उसमें विस्तार पूर्वक देता है। तो ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं थी कुछ प्यारे बच्चों जो आप लोगों के सामने रखी गई। ठीक, अब उसके पश्चात आप देख लीजिए फटाफट कि सामूहिक चर्चा की विधि की उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला उद्देश्य है किसी तात्कालिक समस्या के विभिन्न पक्षों की जानकारी तथा उन्हें पहचानने की क्षमताओं का विकास कराना। अब श्रोतागणों के सामने जो तात्कालिक समस्याएं हैं उन समस्याओं की विविध पक्षों में जानकारी देना तथा उन्हें पहचानने की भी क्षमता का विकास करना, क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं समाज में जो चल रही हैं और हमें उसके बारे में पता भी नहीं है। एक सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कुछ हमारे समाज में है मुद्दे, जो से दहेज ही ले लिया जाए ना, तो दहेज आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है। गर्भ में ही बच्चों की भ्रूण हत्या जो बालिकाओं की जा रही है, ये भी हमारे समाज में चल रहा है, जो कि बड़ी ज्वलनशील मुद्दे हैं, समस्या बनी हुई है ना। तो ऐसे पे भी सामूहिक चर्चा होने की आवश्यकता है और उसके विभिन्न पक्षों की जानकारी देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है किसी प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को पहचानना और उन्हें बोधगम्य बनाना। पहले तो उसकी पहचान करना, विभिन्न पहलुओं, कोई भी समस्या के एक कारण नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप उसके कौन कौन से कारण हैं उसको क्या करना, उन पहलुओं का पहचानना और उस पर चर्चा करना, ये आज वर्तमान समय में कहीं ना कहीं ज़रूरत हो गई है। किसी एक कारण से या किसी एक पक्ष को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसलिए हर एक पक्ष को हमें जानना और समझना जरूरी है। प्रकरण एवं समस्या संबंधी निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करना। जिस समस्या पे हम लोग बात कर रहे हैं उस पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। ठीक है। अगर इसी मुद्दे पर अगर उच्च कक्षाओं में बात किया जाएगा तभी बच्चे या बच्चियां समझ पाएंगे कि गर्भ में क्यों बच्चों का हत्या किया जा रहा है, दहेज क्या लेना जरूरी है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा रिप्लाई आता है कि नहीं। जब हम बात करेंगे, उनके सामने बहुत सारे प्रश्न भी रखेंगे, तो ये चर्चा के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है। जैसे हमने क्लास में बच्चों के साथ करवाया था, ऐसे कुछ मुद्दे रख करके जिस पे बहुत सारी बातें निकल के आई, बच्चों ने बहुत गहराई से उसको कहीं ना कहीं लिया और उस पर चर्चा की, तो ये चीज़ें भी निकल के आती हैं। ठीक है। विद्यार्थियों एवं भागीदारों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना।
अभी जैसे मैंने कहा, अब विद्यार्थियों ने पहले जब भागीदारी दिखाई थी तब उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे डाटा भी लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था और एक एक पक्षों को कहीं ना कहीं उन्होंने रखने का प्रयास भी किया था। तो गहराई से उस पर चर्चा की जाती है और ये निर्णय भी लेने की कहीं ना कहीं क्षमता उनमें हो जाती है प्यारे बच्चों। अच्छा, प्रकरण से संबंधित जो शंकाएँ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएँ हैं, उसका समाधान तक भी पहुँचने का प्रयास किया जाता है। ठीक, और उसके पश्चात देखेंगे तो सामूहिक चर्चा का एक कार्य होता है कि संज्ञानात्मक विकास करना उस बच्चे में, इसका भी विकास किया जाता है प्यारे बच्चों। तो फटाफट आप इसको नोट कर लें और जितनी बातें आपको समझाई गई हैं उसको समझने के साथ साथ इसको नोट भी कर लें प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ मुख्यतः दोष भी हैं सामूहिक परिचर्चा के, उसको भी देख लेते हैं। इस प्रविधि में सदस्यगण विषय से संबंधित आपसी मतभेद के कारण छात्रों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब दो मतलब पक्ष विपक्ष है तो जब आपस में ही मतभेद देखने को मिल जाता है तो बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि किसकी बात सही है और किसकी बात असत्य है, तो ये भ्रम की स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है। समूह के सदस्यों के पूर्व स्पर्धा के कारण भी आलोचनात्मक रचनात्मक जो पाई जाती वो नहीं पाई जाती है, आलोचना रचनात्मक नहीं पाई जाती, क्योंकि आलोचना जब की जाती है ना तो तर्क के साथ की जाती है, उसके गुण और दोष दोनों बताने चाहिए, तो कहीं ना कहीं आलोचना सही ढंग से होती है। लेकिन जब आप होता है ना बातों का सही ढंग से जब उसको समझना ही नहीं है और उस तरीके का रिप्लाई नहीं करना है तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, एक समस्या और दिखने लगती है कि चर्चा के समय संबंधित बहुत सारे भ्रम वाली बातें भी आ जाती हैं जो डाटा बेस्ड नहीं होती है या फिर तथ्यों के आधार पर नहीं होती है, तो वो भ्रम भी पैदा होने की स्थिति हो जाती है। तो संभावना रहती है जिससे कि समूह चर्चा की जो उद्देश्य होती है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब चर्चा हो ना तो उसमें भ्रम वाली स्थिति पैदा ना हो, जो भी हो तथ्यात्मक हो, जो भी हो डाटा के अनुसार होना चाहिए। कुछ सदस्य जो होते हैं चर्चा के समय ही अपना प्रभाव जमा लेते हैं, समूह के अन्य सदस्यों को भाग लेने का अवसर ही नहीं देते हैं। तो वो तो अपना बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या बताते हैं, लेकिन अन्य सदस्य उतना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जिसका कारण ये है कि वो बोल नहीं पाते हैं या फिर अपना जो भी चीज़ें कंटेंट रहता है वो दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं दोष पाया जाता है। हम समूह में जब चर्चा कर रहे हैं तो सभी के पक्षों की बात होनी चाहिए, सबको सुनना बहुत ज़रूरी होता है। श्रोतागणों को सिर्फ एक दो लोगों की अगर बात सुन ले तो एक पक्ष से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते हैं। इसलिए समूह के जितने भी सदस्य हैं उनको अपनी बातों पर चर्चा करने दिया जाना चाहिए। ये कुछ प्यारे बच्चों सामूहिक परिचर्चा के दोष थे। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप आप समझ में आया होगा कि सामूहिक परिचर्चा क्या है, अर्थ समझ लिए होंगे, परिभाषा था, विशेषताएं थे, उद्देश्य थी और दोष आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके पश्चात नेक्स्ट प्रविधि पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, नोट कर